जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने कल अपने विषय हिंदी के पाठ्यक्रम पे पूरी विस्तृत चर्चा किया था। हम लोगों ने कल देखा था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। आज उसी क्रम में हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जिस क्रम में हम लोगों ने सिलेबस लिखा है उसी क्रम में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखिएगा और पेन और कॉपी साथ में रखिए। एक बेहतर नोट्स बनाते चलिए। विश्वास करिए, जब एक चैप्टर का अंत होगा तो आपके पास एक अच्छा नोट्स होगा जिसको पढ़कर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं हिंदी विषय में। तो दोस्तों, आइए चलिए पहला चैप्टर अपना जो है उसको शुरू करते हैं। अपना पहला चैप्टर है हिंदी भाषा एवं व्याकरण का समान परिचय। दोस्तों, पहला चैप्टर जो है हिंदी भाषा एवं व्याकरण का समान परिचय। हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण का समान परिचय। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको हमको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम भाषा पे बात करेंगे। भाषा होती क्या है। दोस्तों, मैं भाषा की बात करूँ तो भाषा जो है भाष धातु से बना है। भाषा जो है भाष धातु से बना है, धातु से बना है। धातु जो होती है दोस्तों, ये मूल भाषा में होती है। मैं मूल भाषा जब कहूँगा तो इसका मतलब होगा संस्कृत। धातु कहाँ होती है? मूल भाषा में। यानी संस्कृत में। इसका मतलब ये भाष जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। भाष किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन हमारा यही से पूछ लेगा कि भाषा किस धातु से बनी है, भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो भाषा जो है भाष धातु से बना है और भाष का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाष का कोई भी शाब्दिक अर्थ पूछे तो विचार प्रकट करना। तो पहले दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। भाषा किस शब्द से बना है? तो भाष क्या है? संस्कृत शब्द है। और भाष का अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। अब एक क्वेश्चन उठता है कि विचार क्या होता है? विचार जो है मनुष्य के मन की ध्वन्यात्मक इकाई होती है। यानी विचार क्या है? विचार मनुष्य की अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक मतलब जिसमें ध्वनि नहीं है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मैं कुछ बोलूँ नहीं तो आप मेरा विचार
मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे विचार क्या है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे जब तक मैं इसको ध्वनि नहीं दूंगा। इसका शाब्दिक विच्छेद हम लोग करें अध्वन्यात्मक की, तो इसका होगा आ धन ध्वनि धन आत्म। दोस्तों उपसर्ग कहीं भी लग जाता है, इसका मतलब होता है नहीं। लगभग में, ये नहीं कि आप लोग सोच लो कि अमन में आ उपसर्ग लगा है, इसका मतलब आ नहीं, लेकिन अमन जो है नाम होता है, उसका अर्थ दूसरा कुछ है। लेकिन यहाँ पर आ का अर्थ हुआ नहीं, ध्वनि मतलब आवाज़, आत्मा मतलब मन, कि आपके मन में जब तक ध्वनि नहीं होगी तब तक आप जो है किसी के विचार को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ से चीज़ क्लियर होती है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा किस धातु से बनी है, तो भाष धातु से। भाष का अर्थ क्या होता है, तो विचार प्रकट करना। अब पूछ लेंगे विचार क्या होता है, तो दोस्तों बताएंगे कि विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अध्वन्यात्मक इकाई का शाब्दिक विच्छेद होता है दोस्तों, एक होता है वर्ण विच्छेद, एक होता है शाब्दिक विच्छेद, एक होता है संधि विच्छेद। मैं आपको संधि विच्छेद नहीं बता रहा हूँ, ना ही वर्ण विच्छेद बता रहा हूँ, आपको इस शाब्दिक विच्छेद बताया है। किसी भी शब्द को का अर्थ अच्छे से जानने के लिए हम लोग शाब्दिक विच्छेद करते हैं। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, भाषा किस धातु से बना है, भाष। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना। विचार क्या होते हैं, मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि भाषा का परिभाषा क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम एवं एक साधन है, या माध्यम कर लीजिए एक साधन है, जिसमें एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक अपने भाव एवं विचार का आदान प्रदान करता है, इसे भाषा कहते हैं। तो भाषा की कोई भी डिफिनेशन पूछेगा, आप लोग बहुत सिंपल में बताइएगा कि भाषा एक माध्यम या एक साधन है, जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाता है। तो लिख देता हूँ दोस्तों, भाषा एक माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह। भाषा एक माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने भाव या विचार का
आदान या प्रदान करता है। भाषा एक माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने भाव या विचार का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाता है। वह भाषा कहलाता है। वह भाषा कहलाती है। आप लोगों को दोस्तों डिफिनेशन बताया गया है कि भाषा एक माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाती है। दोस्तों आप लोग एक बार इस डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोगों ने भाषा की उत्पत्ति देखी, भाषा कहाँ से उत्पत्ति हुई, डिफिनीशन देखा। अब भाषा के गुण देखते हैं, विशेषता देखते हैं। तो जानते हैं भाषा की क्या क्या विशेषता होती है। तो भाषा की विशेषताएं हैं। तो भाषा की विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहली विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। पहली विशेषता यह हो गई, भाषा अर्जित संपत्ति है। इसके कर रहा है। भाषा अर्जित संपत्ति है, मतलब ये हुआ कि भाषा को हम लोग यही सीखते हैं, यही अर्जित करते हैं, जन्मजात नहीं सीखते हैं। कोई भी हो भाषा आकर यही सीखेगा। इसकी पहली विशेषता हुई भाषा अर्जित संपत्ति है। दूसरी विशेषता है कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग भाषा को जो है समाज में सीखते हैं, इसलिए हम कहते हैं भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दो विशेषताएं हो गई, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। कोई भाषा हो, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। कोई भाषा हो उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। हिंदी है, हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ, फिर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, इसी के अनुसार तो बदलती रही। अगर अंतिम स्वरूप होता तो संस्कृत कभी भी जो है परिवर्तन होकर हिंदी में नहीं आती। इसलिए कहा जाता भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। तो अंतिम स्वरूप आप लोग समझ गए होंगे। फिर चौथी जो है वो है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। सही बात है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। आप लोगों ने देखा कि संस्कृत से
वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, ऐसे ऐसे भाषा जो है बदलाव हुआ। इसका मतलब है भाषा परिवर्तनशील होती है। हम लोग पांचवा विशेषता लोग इसका देखते हैं कि भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का मानक रूप होता है। कोई भाषा हो उसका एक मानक रूप होगा। मानक रूप में का अर्थ ये हुआ कि कोई भाषा हो उसकी अपनी लिपि होगी, उसका अपना व्याकरण होगा। इसलिए कहा जाता है कि भाषा का मानक रूप होता है। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक भाषा का की अपनी लिपि तथा व्याकरण होता है। इसी का है। कोई पूछ रहे भाषा का मानक रूप होता है तो कैसे, बता देना कि आप प्रत्येक भाषा की लिपि होती है और उसका एक व्याकरण होता है। तो दोस्तों एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगली विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसके बाद जो विशेषता होती है बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ चलती है। भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ चलती है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि भाषा जो है कठिन से सरल की तरफ चलती है। पर हमें मान लीजिए इंग्लिश भाषा नहीं आता, आज वो हमारे लिए कठिन है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको सीख जाते हैं तो वो हमारे लिए सरल हो जाती है। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों इसको, और अमूमन गलती हो जाती है कि हम लोग इसको सरल से कठिन की तरफ मार दिए, टिक लगाकर चले जाते हैं। तो इसको ध्यान देना हो कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ चलती है। आज आप लोगों को हिंदी अच्छे से नहीं आ रहा है, हिंदी भाषा सीख जाएंगे तो कल आपके लिए ये सरल हो जाएगी, जो हिंदी आपके लिए आज कठिन है। तो दोस्तों अब हम लोग इतने विशेषता को देखते हैं, अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। ये 5-6 विशेषता जो है आप लोग इसको याद रखिएगा, अच्छे से नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अपना दृष्टिकोण बताया है। वो क्या है उसको जान लें। कोई भी भाषा हो तो भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे मनोवैज्ञानिकों ने भाषा को सीखने के कुछ अपने दृष्टिकोण बताए हैं कि कोई भाषा कैसे सीखी जाती है। पहला है दोस्तों जिज्ञासा। रुचि। किसी भाषा को सीखने के लिए अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है या रुचि है, इच्छा है, तो उस भाषा को हम लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं।
तो पहला दृष्टिकोण उन्होंने बताया जिज्ञासा होना चाहिए। कोई भाषा सीखना है तो उसके लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया अनुकरण। कोई अनुकरण का अर्थ होता है दोहराना। कोई भी भाषा हो उसको आप जितना अनुकरण करेंगे, जितना दोहराएंगे, वह भाषा आपको उतने ही तेज़ी से आएगी। तो पहला हुआ जिज्ञासा, दूसरा हुआ अनुकरण, तीसरा हुआ अभ्यास। कोई भी भाषा हो उसका जितना आप लोग अभ्यास करेंगे वो भाषा आपको उतने अच्छे से आएगी। तो 3 दृष्टिकोण हैं मनोवैज्ञानिक के, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पूछा जाता है तो भाषा के 3 हैं, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। अब हम लोग बात करते हैं भाषा के विकास क्रम। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब लोग दोस्तों हम बात करेंगे भाषा का विकास क्रम। हम लोगों ने पहले भाषा की उत्पत्ति देखी, परिभाषा देखा, विशेषता को जाना, मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण क्या है उसको जाना। अब देखते हैं भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम या कौशल भी कहते हैं इसको। भाषा का विकास होता कैसे है? भाषा का विकास सबसे पहले इसका क्रम जो होगा हम लोग इसे देखते हैं। सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा का विकास है। कोई भी भाषा का विकास होता है, पहले हम लोग सुनते हैं उसको, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है सुबोपल। इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो इसको याद करने के लिए आप लोगों को अच्छा रहेगा। सुबोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस तरह से क्रम में पूछा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इस क्रम को जो सही क्रम रहेगा ऐसे ही रहेगा और इसमें 1-2 को आगे पीछे किया रहेगा। बहुत बार पूछा गया है। एक हमारी मनोवैज्ञानिक थी मारिया मंटेसरी। एक हमारी मनोवैज्ञानिक थी मारिया मंटेसरी। मारिया मंटेसरी। मारिया मंटेसरी ने कहा कि इसमें जो है सुनना बोलना तो है, लेकिन इन्होंने पहले लिखना को माना, फिर पढ़ना को माना। ये 2 लास्ट वाला जो है इन्होंने बदलाव कर दिया। कहा कि भाषा का विकास ऐसे नहीं होता। पहले जो है सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर लिखा जाता है, फिर पढ़ा जाता है। मात्र एक वैज्ञानिक है मारिया मंटेसरी ने जो भाषा के विकास कौशल को पहले बताया है। मैं इनका लिख भी देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बहुत बार पूछा गया है। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये लास्ट में इन्होंने चेंज कर दिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। विकास के कौशल बहुत बार पूछा गया है। आप इसको इससे अच्छे से देख सकते हैं, ट्रिक है और जो है इसको याद कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा के प्रकार का। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम लोग बात करते हैं भाषा के प्रकार की। आप लोग अच्छे से इसको लिखिए, नोट्स बनाइए।
अब हम लोग देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तो हम लोग बहुत से बुक में जो है 2 ही प्रकार का भाषा माना गया है, लेकिन भाषा जो है 3 प्रकार की होती है। भ्रांतियाँ हैं कि बताते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा है, सांकेतिक भाषा को नहीं मानते हैं। लेकिन भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा होती क्या है? इसमें विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है और सुनने वाला, सामने वाला व्यक्ति जो, इसमें विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है, सामने वाला व्यक्ति इसको सुनकर ग्रहण करता है। इसको कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? इसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है, सामने वाला जो है इसको पढ़कर ग्रहण करता है। इसको कहते हैं लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा होती है, इसमें विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा किया जाता है, बोलकर या लिखकर नहीं किया जाता है। ये तो एक परिभाषा हुआ कि हम लोग जान लेते हैं। मौखिक भाषा बहुत आसान है, बता दीजिएगा कि वह भाषा जिसमें विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाए और सामने वाला व्यक्ति सुनकर ग्रहण करे, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वो होती है जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है, सामने वाला व्यक्ति पढ़कर जो है उसको ग्रहण करता है, उसको लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वह होती है जिसमें विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से किया जाता है, बोलकर या लिखकर नहीं। तो मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ। इसमें विचारों का आदान प्रदान, विचार एवं भाव का आदान प्रदान मौखिक रूप से, विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से मौखिक भाषा, विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप से लिखित भाषा। जब विचारों का आदान प्रदान हम संकेत के रूप में करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी इन तीनों भाषा में कौन सी सबसे सरल भाषा होती है, कौन सी सबसे कठिन भाषा होती है। तो पूछा गया है कि मौखिक भाषा सबसे सरल होती है, कि लिखित भाषा सबसे सरल होती है, कि सांकेतिक भाषा सबसे सरल होती है, और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। ये हम लोग जान लेते हैं। परिभाषा आप लोग डिफिनेशन से लिख दिए। विचारों एवं भावों का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है, मौखिक भाषा। विचारों एवं भावों का आदान प्रदान लिखित रूप से किया जाता है तो लिखित भाषा। विचारों एवं भावों का आदान प्रदान अगर संकेतों के रूप में किया जाता है तो सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि सबसे कठिन भाषा कौन होती है और सबसे सरल भाषा कौन सी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है, सबसे कठिन भाषा होती है। और सबसे सरल भाषा होती है मौखिक भाषा। सबसे सरल भाषा होती है। लिखित भाषा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि सबसे सरल भाषा कैसे होती है। हमारे गांव में जो बुजुर्ग हैं या हमारे माता पिता हैं, दादा या दादी हैं, उनको तो
कभी स्कूल गए नहीं, पढ़ने आता नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में जब कोई पत्रिका आती थी तो अगर कोई भी व्यक्ति उनको जो है पढ़कर सुना देता था तो उस भाषा को वो समझ जाते थे हिंदी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मौखिक भाषा हमको कोई बोलकर सुना दे, समझा दे तो आसानी से आदमी समझ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे सरल भाषा होती है, इसको पता हो गया। और सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा कैसे होती है, इसको हम जानते हैं कि एक ही संकेत का प्रयोग हम कई जगह कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिकेट मैच देखने गया हूँ, वहाँ पर बल्लेबाज ने चौका मारा या छक्का मारा, मैं वहाँ पर ताली बजाया, मैंने एक बार संकेत का प्रयोग कर दिया। दूसरी बार मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक सांप दिखा और मैं डर गया और डर से मुझे जो है ताली बज गई, मैंने फिर ताली बजाया। यहाँ पर 2 बार मैंने संकेत का प्रयोग किया। तीसरी बार गया मैं, हमारे एक दोस्त हैं तो उनके साथ क्रिकेट खेलता हूँ, तो मान लो उनके घर गया मैं, तो उनके पापा जो है उनको क्रिकेट खेलने नहीं देते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि मैं संकेत करूँगा तो आप आ जाइएगा। मैं उनके दरवाजे में जाता हूँ, 2 बार ताली बजाता हूँ, तो वो जान जाते हैं कि हमको बुला रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो यहाँ संकेत का प्रयोग फिर मैंने किया। तो मैंने ताली बजाने का जो संकेत था क्रिकेट के मैदान में किया, रास्ते में किया, अपने दोस्त को बुलाने के लिए किया, तो कई जगह किया। इसका मतलब सबसे कठिन भाषा होती। एक ही संकेत का प्रयोग करके हम लोग एक ही संकेतों का प्रयोग हम लोग कई जगह कर सकते हैं, लेकिन मौखिक भाषा में हम ऐसा नहीं है कि कहीं जगह कर सकते। और लिखित भाषा क्या होती है दोस्तों, लिखित भाषा सरल भी होती है और कठिन भी होती है। अगर हमको कोई भाषा अच्छे से आ रही है, हिंदी भाषा हमको आ रही है, हम उसको लिख लेंगे, वो हमारे लिए जो है सरल हो गई है। अगर हमको इंग्लिश नहीं आ रही है, हम नहीं लिख पा रहे हैं, उसको हम लोग कठिन मानते हैं। तो सबसे पहले बता दीजिए, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है, संकेतों का प्रयोग निश्चित नहीं होता, कहीं भी कर सकते हैं। मौखिक भाषा जो होती है सरल होती है, उसको हमने बताया था कि। और लिखित भाषा क्या होती है, ये सरल भी हो सकती है, कठिन भी हो सकती है। तो दोस्तों ये भाषा के प्रकार हुए। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा सबसे कठिन होती है, कौन सी भाषा सबसे सरल होती है, ये जान लेते हैं। और इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया कि नेता द्वारा सभा को संबोधित किया जाता है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग वहाँ पर हो रहा है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों वहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। नेता एक सभा को संबोधित कर रहा है, मौखिक रूप से बोल रहा है और सामने वाला व्यक्ति जो है उसको सुनकर ग्रहण कर रहा है। जैसे टेलीफोन पर बात करना एक मौखिक भाषा है, प्रत्यक्ष आमने सामने बैठकर बात करना ये भी मौखिक भाषा है, रेडियो से समाचार सुनना ये भी मौखिक भाषा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये भी एक मौखिक भाषा है। लिखित भाषा के में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक पार्क में बैठकर पत्रिका पढ़ रहा है, तो वह कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उसमें था मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। तो दोस्तों यहाँ पर होगा लिखित भाषा, क्योंकि वह पार्क में बैठकर जो है पत्रिका जो है उसमें जो लिखी है भाषा उसी तो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना लिखित भाषा जो है, समाचार पत्र पढ़ना लिखित भाषा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सांकेतिक भाषा। जैसे अंपायर द्वारा खिलाड़ी को आउट देना, संकेत का प्रयोग करता है, आउट दे देता है, संकेत का प्रयोग करता है। सड़क पर यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जान गए कि कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, मौखिक भाषा से, लिखित भाषा से और सांकेतिक भाषा से। एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों कि गाड़ी का हार्न, एक गाड़ी हार्न में जा रही है तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही है, हुआ है वहाँ पे। तो गाड़ी का हार्न कौन सी भाषा में आएगा, उसमें दिया था सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो बहुत लोगों ने इसको मौखिक भाषा जो है माना था, लेकिन बाद में पता चला कि मौखिक भाषा ये नहीं है, ये तो सांकेतिक भाषा है। आप कोई भी ध्वनि हो, जब तक उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तब तक वह सांकेतिक भाषा है। गाड़ी की हार में कोई सार्थक ध्वनि है नहीं, चिड़िया का बोलना, कुत्ते का बोलना,
किसी जानवर का बोलना, ये जो है मौखिक भाषा में नहीं आएगा, सांकेतिक भाषा में नहीं है। मौखिक भाषा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे जब तक उसका हम लोग अर्थ समझेंगे नहीं। गाड़ी हार्न बजा रही है, ये मौखिक भाषा नहीं, सांकेतिक भाषा है। तो एक परीक्षा में पूछा गया था कि इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया था मौखिक भाषा से, मैं बता देता हूँ। तो गाड़ी का जब तक हम किसी भाषा का कोई भी ध्वनि हो, जब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो सांकेतिक भाषा में है। जब उसका अर्थ निकल जाएगा तब हम लोग उसको मौखिक भाषा में मानेंगे। एक बार ऐसे दिया था एक क्वेश्चन, आप लोग सड़क पर जाते होंगे तो ऐसे बना रहता है, इसको माइलस्टोन कहते हैं। तो दोस्तों इस पर ऐसे मतलब दिया था उस पेपर में, उसमें लिखा था ये कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है, लिखित भाषा का, सांकेतिक भाषा का, मौखिक भाषा का। तो मौखिक भाषा तो है नहीं है, अब दो में कन्फ्यूजन है, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा। तो बहुत लोगों ने इसको लिखित भाषा माना था, लेकिन ये भी सांकेतिक भाषा है, यह लिखित भाषा नहीं है, सांकेतिक भाषा है। जब तक कोई शब्द पढ़ने को नहीं दिया जाए और हम उसको पढ़ नहीं सकते तब तक वह जो है लिखित भाषा नहीं, वह सांकेतिक भाषा है। इसका अर्थ है हुआ कि इस चिन्ह को हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए इस चिन्ह को हम देख रहे हैं, संकेत है, ये सांकेतिक भाषा में आएगा, लिखित भाषा में नहीं आएगा। जब तक किसी चीज़ को हमको लिख कर नहीं दिया जाए और उसको हम पढ़ नहीं ले तब तक उसको हम लिखित भाषा नहीं मानेंगे। तो दो प्रकार के क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। सॉरी दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं भाषा के प्रकार के बारे में। बात हो गया कहाँ से क्वेश्चन बनता है, यही बात हो गया। अब भाषा की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति क्या होती है, एक बार पूछा गया था भाषा की प्रकृति क्या है। भाषा जो है समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। पूछा जाएगा भाषा की प्रकृति तो आप बता दीजिए एक लाइन में कि भाषा समय और परिस्थिति पर निर्भर होती है। जैसा समय रहेगा, जैसी परिस्थिति रहेगी। एक समय था संस्कृत चलता था, फिर वैदिक संस्कृत आया, फिर लौकिक संस्कृत आया, पाली आया, प्राकृतिक आया, अपभ्रंश आया, हिंदी आया। समय एवं परिस्थिति पर भाषा की प्रकृति जो है निर्भर करती है। दोस्तों आज हम लोगों ने भाषा पर संपूर्ण चर्चा किया। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देखा, भाषा की परिभाषा जाना। तो कल हम लोग जो है बात करते हैं भाषा क्या होती, बोली क्या होती, इसके आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम लोग जो है पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। आप जो भी विषय हम लोगों को मिला है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा। जहाँ कोई कुछ नहीं समझ में आया हो तो जो भी जानकारी रहेगी हमारे पास आप लोगों को बेहतर से बेहतर दिया जाएगा। आप लोग जो है एक अच्छा नोट्स बनाते चलिए और आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलते रहेंगे। आज आपको आरबी सर भी आ रहे हैं, मैथ पढ़ाएंगे। पढ़िएगा एक बार दोस्तों उनसे मैथ, मज़ा आ जाएगा। और उनका समझाने का जो तरीका है बहुत ही अलग है और बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आज अपना कंप्लीट कर रहे हैं और फिर अब चलते हैं दोस्तों हम लोग। जय हिंद दोस्तों।